दोस्तों, जब भी हम मून मिशन की बात करते हैं तो हमारे मन में या तो चंद्रयान या एलॉन मस्क का स्टारशिप दिखाई देता है, जो कि मून पे पानी या ह्यूमन बेस बनाने की बात करते हैं। अगर हम ये मान भी लें कि हमने चंद्रमा पे ह्यूमन बेस बना लिया है और हमारे पास पर्याप्त अमाउंट में पानी भी है, पर क्या उसके बाद भी चंद्रमा पे रहना पॉसिबल है? क्या कोई मेटेओर हमें अचानक से आके खत्म नहीं कर देगा? और फिर सूरज से उठने वाले सोलर फ्लेयर्स का क्या हम 127 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्वाइव कर पाएंगे? चलिए साइंस एंड फैक्ट्स की मदद से इस वीडियो में ये समझते हैं कि चंद्रमा पे रहने में हमें क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। Technical challenges today are maybe a little bit more than the money. Astronauts to the moon within the next 5 years. I'd like to thank the NASA team because you have definitely risen to this challenge. It is one more step. India is on the moon. हम सब ने ये तो सुना ही होगा कि चंद्रमा में दाग है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये चंद्रमा में दाग आए कहाँ से और ये दाग पृथ्वी पे क्यों नहीं है? अगर हमको चंद्रमा पे जीवन की संभावनाओं को समझना है तो पहले हमें ये समझना होगा कि चंद्रमा पे इतने बड़े बड़े गड्ढे बने कैसे। इसके लिए हमें सोलर सिस्टम को समझना होगा। जब भी हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें सिर्फ प्लैनेट्स दिखाए जाते हैं, पर ये सच नहीं है। इसमें एस्ट्रॉइड बेल्ट भी आती हैं जिसमें बहुत सारे पत्थर हैं। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर और मार्स के बीच में लोकेटेड है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में 1 सेंटीमीटर से लेके 1000 किलोमीटर वाले बहुत बड़े विशाल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस उल्कापिंड ने, जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को ख़त्म किया था, वो भी इसी बेल्ट से आया था। वैसे तो डायनासोर्स कैसे ख़त्म हुए थे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स अपनी ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे प्लैनेट से क्यों टकरा जाते हैं? इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं। पहला, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसमें बड़े प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर वो इन एस्ट्रॉइड्स के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रॉइड अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में आ जाते हैं और वहां जाके टकरा जाते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है यारकॉफ्स्की इफेक्ट। असल में एस्ट्रॉइड हवा में होते हैं और ये रोटेट कर रहे होते हैं, तो जब भी इन पे सनलाइट पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनका एक हिस्सा गर्म हो जाता है, और जब भी ये हीट को रिलीज़ करते हैं तो उसमें थ्रस्ट जनरेट होता है, जिससे इनके ऑर्बिट में चेंज आ जाता है एंड फिर ये जाके किसी दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं। वहाँ जाके या तो ये मार्स से टकरा जाते हैं या तो वो अर्थ या मून में आके जाके टकरा जाते हैं। तो ये रीज़न होता है कि क्यों एक एस्ट्रॉइड अपनी ऑर्बिट बेल्ट यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट को छोड़ के दूसरे प्लैनेट से आके क्यों टकराता है। बट सवाल ये है कि अभी भी ये सिर्फ मून पे ही इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों क्रिएट करता है और अर्थ पे क्यों नहीं? सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एस्ट्रॉइड अर्थ से नहीं टकराते, बट अर्थ के पास में एटमॉस्फेयर है जो कि एक कवच की तरह काम करता है। जब भी कोई एस्ट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसे बहुत फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है और वो जल के छोटा हो जाता है और वो एक टूटे हुए तारे की तरह दिखता है। सो जब भी हम आसमान में कोई टूटा हुआ तारा देखते हैं तो वो असल में वो यही छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर ने उनको जला के मेल्ट कर दिया होता है। बट चंद्रमा पे ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जो ऐसे बड़े उल्कापिंड्स को ब्रेक कर सके और हमें प्रोटेक्ट कर सके। क्या आपको पता है कि एक 7 मीटर छोटा एस्ट्रॉइड इतनी तबाही क्रिएट कर सकता है जितना कि एटॉमिक बॉम्ब ने हिरोशिमा नागासाकी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 किया था? इस वजह से चंद्रमा पे बहुत सारे गड्ढे हैं और हर दिन यहाँ हजारों एस्ट्रॉइड मून से टकराते रहते हैं। इसका मतलब अगर हम चंद्रमा पे ह्यूमन बेस बना भी लें फिर भी वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। दूसरा सबसे खतरनाक चीज़ है सोलर विंड्स। अगेन अर्थ के पास में एटमॉस्फेयर है जो कि हमें इन विंड से बचा लेता है, बट चंद्रमा पे बहुत कम एटमॉस्फेयर होने की वजह से चंद्रमा का सरफेस आयनाइज हो जाता है, जिससे वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सही से काम नहीं करेंगे और वो सब खराब हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, और चंद्रमा पे मैक्सिमम टेम्परेचर 127 डिग्री होता है। सोचिए हमारे अर्थ में जैसे ही टेम्परेचर 45 डिग्री टच करता है तो हमारी क्या हालत होती है, और हम 127 डिग्री में रहने की बात कर रहे हैं। और रात में -142 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है।
सोचिए, क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे? तीसरा, एटमॉस्फेयर ना होने के कारण हमें चंद्रमा पे कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड वाइब्रेशन यानी कि तरंगों को चलने के लिए हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स की मदद लगती है, और चंद्रमा पे तो कोई हवा ही नहीं है, तो जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल नहीं करती। तो अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा। वहाँ चंद्रमा पे ना ही हम मूवी देख सकते हैं, ना ही हम किसी से बात कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे, और क्या हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? आपको क्या लगता है?